हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज की, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर मैंने कार्बीन आपसे डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियोस में मैंने कार्बीन की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उससे होने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के बारे में आपसे बात की थी। आइए आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की, दैट इज नाइट्रीन। कार्बीन की तरह नाइट्रीन भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कार्बीन अगर बाइवेलेंट है तो नाइट्रीन मोनोवेलेंट होती है। तो अगर हम बात करें नाइट्रीन की बॉन्डिंग की, इसके ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर की और उससे होने वाले रिएक्शंस के बारे में, तो एक ब्रीफ लुक आपको देते हैं। जरा देखिए, ये नाइट्रीन है, ये मोनोवेलेंट है, इसके पास दो लोन पेयर है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है। नाइट्रीन भी, मैंने बोला कार्बीन की इतना इलेक्ट्रोफिलिक होती है नेचर में, लेकिन याद रखिएगा नाइट्रीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बीन की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो ये कार्बीन से ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होती है। आइए देखते हैं कि नाइट्रीन किन किन रिएक्शंस में एज ए इंटरमीडिएट अपना रोल प्ले करती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन की। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में सबस्ट्रेट की फॉर्म में लिया जाता है एमाइड, और रिएजेंट जो इस पर रिएक्ट करता है होता है ब्रोमीन इन KOH। सबसे पहले इन दोनों की इंटरेक्शन से एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। वैसे तो ये नाइट्रीन है, लेकिन क्योंकि एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम ज्यादा बढ़िया है, हम इसे कहते हैं एसाइल नाइट्रीन। एसाइल नाइट्रीन रीअरेंजमेंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, दैट इज एल्काइल आइसोसाइनेट। और जिस रीअरेंजमेंट के थ्रू एसाइल नाइट्रीन एल्काइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। इसे बोला जाता है वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी रिएक्शन आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, उन सभी रिएक्शंस में वोल्फ रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फाइनली इसके हाइड्रोलाइसिस से चारों रिएक्शंस में क्या मिल जाता है हमें, प्राइमनेमीन। यानी कि नाइट्रीन की जो चार रिएक्शंस हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, लॉसन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन, इन चारों रिएक्शंस में सबस्ट्रेट और रिएजेंट ही डिफरेंट है। इंटरमीडिएट की बात करूं या प्राइमरी प्रोडक्ट की बात करूं या फाइनल प्रोडक्ट की बात करूं, ये तीनों के तीनों इन सब में सेम है। आइए लॉसन की बात करते हैं। लॉसन रीअरेंजमेंट में हम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्सेमिक एसिड का एस्टर लिया जाता है। हाइड्रोक्सी एमाइड को हाइड्रोक्सेमिक एसिड बोलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। अगर ये बेसिक मीडियम में लिया जाए तो इसकी रीअरेंजमेंट के थ्रू यहां दोबारा से एसाइल नाइट्रीन बनती है, जिसके वोल्फ रीअरेंजमेंट से पहले एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है और उसके हाइड्रोलाइसिस से फाइनली प्राइमनेमीन बनती है। इसी तरह कर्टियस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से करवाई जाती है। इंटरमीडिएट के फॉर्म में एज इट इज आपको एसाइल नाइट्रीन बनती है, जिसके रीअरेंजमेंट से एल्काइल आइसोसाइनेट और उसके हाइड्रोलाइसिस से प्राइमनेमीन की फॉर्मेशन होती है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में सबस्ट्रेट की फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएजेंट की फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड एस्टर्स फॉर्म की जरूरत पड़ती है इसमें। इंटरमीडिएट की फॉर्म में एसाइल नाइट्रीन और प्राइमरी प्रोडक्ट इसका बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट, जिसके हाइड्रोलाइसिस से प्राइमनेमीन बन जाती है। तो ये चार रिएक्शन तो हैं जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। एक और रिएक्शन है वो क्वाइट डिफरेंट है, वो मैं अगले लेक्चर में लूंगा, दैट इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो टोटल नाइट्रीन की नीट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 रिएक्शंस आपको आने चाहिए। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, लॉसन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन एंड बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। आइए सबसे पहले हम नाइट्रीन की स्ट्रक्चर और नाइट्रीन की फॉर्मेशन की बात करते हैं, उसके बाद एक एक करके इन सब रिएक्शंस की मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नाइट्रीन की प्रॉपर्टीज की, फिर मैं बात करूंगा इनकी फॉर्मेशन की। तो जहां तक नाइट्रीन की प्रॉपर्टीज का सवाल है, कार्बीन की तरह नाइट्रीन भी दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम सिंगलेट नाइट्रीन और एक को बोलते हैं हम ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो नाइट्रीन भी दो टाइप की हैं पिछली बार की तरह। एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरी को बोलते हैं बच्चों ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन, जरा दोनों की हम बात देखते हैं। अगर मैं सिंगलेट नाइट्रीन का ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊं यहां पर, तो ऐसा कुछ होता है सिंगलेट नाइट्रीन, एक्साइटेड फॉर्म में रहती है सिंगलेट नाइट्रीन। तो ये आपका 2s है, ये 2p है। तो इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको 3 ऑर्बिटल बनाने होते हैं।
जिनमें दो के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यही बॉन्ड बना सकता है, ये दोनों तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं ट्रिपलेट कार्बन की बात करूं तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल जो ऑर्बिटल पिक्चर है वो ये वाली होती है। इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल ऑर्बिटल पिक्चर है वो ये वाली है। इस पिक्चर में ये दोनों मिलके, ये है 2s, ये है 2p, ये दोनों मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं तो ये दोनों तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों अनहाइब्रिड p का काम, ये दोनों अनहाइब्रिड p का काम करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, 2sp और 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का काम। और यहाँ क्या है, यहाँ है 3sp2 और एक ऑर्बिटल p अनहाइब्रिड की फॉर्म है। तो बिल्कुल उसी तरह पिछली बार आपने सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन पढ़ा था, दोनों में ऑलमोस्ट एक ही बात है। वहां पे सिंगलेट की sp2 थी, इसकी sp3 थी, यहाँ भी यही है। इसमें सिंगलेट sp2 स्टेट में रहती है और ट्रिपलेट sp स्टेट में रहती है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करूं तो sp2 को पहले मैं शो कर देता हूं। आप लोग जानते हो कि sp2 का ज्योमेट्रिकल तो मैं ट्राइंगुलर प्लेनर बनाऊंगा और एक ऑर्बिटल वैकेंट ये आपके ऊपर दिखाऊंगा p वाला। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यही बॉन्ड बना सकता है। मान लो मैं NH की बात करूं, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे NH है, तो H के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसका तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन अब ये जो ऑर्बिटल है इनको बॉन्ड तो दिखा ही नहीं सकता मैं, इनको मैं ऑर्बिटल ही दिखाऊंगा sp2 वालों को, और इन दोनों में एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इनके रिपल्शन के कारण ही सिंगलेट नाइट्रीन कंपैरेटिवली कम स्टेबल होती है। किसकी कंपैरेटिवली, ट्रिपलेट की कंपैरेटिवली। तो ये दोनों तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, और ये जो था ये भी sp2 था, लेकिन इस sp2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो H के साथ इसने ओवरलैपिंग कर ली, और ये जो है ये आपका अनहाइब्रिड p है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, ये सिंगलेट कार्बन की स्ट्रक्चर होती है। आइए हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन की। ट्रिपलेट कार्बन में 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो नाइट्रोजन की बात करूंगा तो नाइट्रोजन एक H तो ये रहा, अभी sp है तो दूसरा sp ऑर्बिटल मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, और दो इसमें अनहाइब्रिड हैं। तो जो अनहाइब्रिड है एक मैं px में दिखा रहा हूं और एक मैं py में दिखा रहा हूं। ये दो p ऑर्बिटल हैं, एक px है एक py। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ट्रिपलेट की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगलेट की स्ट्रक्चर होती है। आप देख पा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू हुंड रूल है, और ये जो आपकी ये हुंड रूल को वायलेट करती है। इसलिए ट्रिपलेट कार्बन की ट्रिपलेट नाइट्रीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिंगलेट नाइट्रीन से ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव स्टडी करूं कार्बन की और नाइट्रीन की, तो मैंने बोला पहले तो मैं फर्स्ट इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाई, फिर मैंने इसमें हाइब्रिडेशन स्टेट बताई दोनों केस में, फिर मैंने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, अगर मैं कहूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि दोनों के पास ऑक्टेट पूरा नहीं है। मैं इसकी बात करता हूं, इसके पास दो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके पास भी 2 और 2 4 और 5 और 1 6, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट है, ऑक्टेट नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। पांचवें पॉइंट की बात करता हूं। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करूंगा इनके फॉर्मल चार्ज की। बच्चों फिफ्थ पॉइंट में मैं इनके फॉर्मल चार्ज की बात करूंगा, और फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। फिफ्थ पॉइंट में बात करूंगा इनके फॉर्मल चार्ज की। किसी भी मॉलिक्यूल या स्पीशीज में हर एटम का अपना एक फॉर्मल चार्ज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है V - L - S। यहाँ पर V का मतलब होता है उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, L लोन पेयर की फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और S बॉन्ड पेयर की फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर मैं सिंगलेट कार्बन की नाइट्रीन की बात करूं, जिसने इस तरह से बना रखा था अपना स्ट्रक्चर, तो सिंगलेट के अंदर क्या बताया मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 है। लोन पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे लोन पेयर का नंबर नहीं गिनना, लोन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका नंबर गिनना है, तो 4, और शेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो आप देखेंगे ना तो सिंगलेट कार्बन के ऊपर
कोई 19 के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज आता, ना ट्रिपलेट 19 के ऊपर कोई प्लस चार्ज आता। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 -4 -1, तो दोनों ही केस में नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आपको नहीं लगाना है। जरूरी नहीं है बच्चों जब किसी स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर उस मॉलिक्यूल या स्पीशीज में किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं और ये बहुत अच्छे दोनों बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। और इनकी कैसे नेचर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी इनकी होती है। इस तरह से मैं सिंगलेट कार्बाइन को और ट्रिपलेट कार्बाइन को कंपेयर कर सकता हूं। जहां तक इनकी स्टेबिलिटी का सवाल है 7 पॉइंट, जहां तक इनकी स्टेबिलिटी का सवाल है मैं पहले बता चुका हूं, सिंगलेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो ट्रिपलेट से बहुत कम होती है। सिंगलेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो ट्रिपलेट से बहुत कम होती है। इसलिए आपको मैं बता दूं 19 की मोर देन 99% रिएक्शन ट्रिपलेट ही करती है और लगभग 1% रिएक्शन सिंगलेट 19 करती है। ये डेटा इतना प्रोमिनेंट कार्बीन में नहीं होता बच्चों। कार्बीन में जो मोस्टली रिएक्शंस की जाती है वो सिंगलेट करती है और कुछ रिएक्शन ट्रिपलेट भी करती है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपसे पूछे किसी भी रिएक्शन में देके पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी 19 इन्वॉल्व है, तो आप बिना किसी झिझक के आप आंसर दे सकते हैं कि यस इसमें कौन सी 19 इन्वॉल्व होगी, इसमें ट्रिपलेट 19 इन्वॉल्व होगी। क्योंकि 99% रिएक्शंस को कौन कैटलाइज करती, कौन इंटरमीडिएट करती है, ट्रिपलेट 19 करती है। तो ये तो बात हो गई इनकी कंपैरिजन की। अब मैं बात करूंगा नाइट्रीन की फॉर्मेशन की। तो जहां तक नाइट्रीन की फॉर्मेशन का सवाल है, जहां तक नाइट्रीन की फॉर्मेशन का सवाल है, हम दो मेथड्स की बात करते हैं जो मेन इसकी फॉर्मेशन में काम आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रियम, हम दो मेथड्स की बात करते हैं जो इसकी फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो पहला मेथड है बच्चों डीकॉम्पोजिशन ऑफ एजाइड, और इधर जो सेकंड मेथड है वो होता है अल्फा एलिमिनेशन या 1,1 एलिमिनेशन। ये दो मेन प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू आप नाइट्रीन की फॉर्मेशन करते हैं। एक एक करके बात करते हैं। एजाइड का मतलब N3 नेगेटिव आयन को एजाइड आयन बोलते हैं। अब एजाइड कई टाइप के हो सकते हैं बच्चों। अगर मैं नॉर्मली शो करूं तो RN3, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल एजाइड। अगर मैं R की जगह PH दे दूंगा तो PHN3, इसको बोलते हैं फिनाइल एजाइड। CH3CON3, इसको बोलते हैं एसाइल एजाइड या एसिटिल एजाइड। इस तरह से खूब तरह के, ये लो साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है साइक्लोहेक्साइल एजाइड। तो आप देख पा रहे हैं एजाइड बस कॉमन है, ये सब के सब इस तरह से आपको मिल सकते हैं। अब ये किस तरह से डिकम्पोज होके नाइट्रीन की फॉर्मेशन करते हैं, मैं एक मैकेनिज्म के थ्रू आपको बताता हूँ, एक रिएक्शन के थ्रू आपको बताता हूँ। तो मैं एल्काइल एजाइड को ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको एल्काइल एजाइड को ब्रेक करके दिखा रहा हूँ बच्चों। एजाइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आती है। फॉर्मल चार्ज मैंने आपको सिखाए हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत मैं आपको आने दूंगा नहीं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए इधर और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए इधर, तो इसकी जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी मैं नीचे बना रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि बच्चों ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, पे एक लोन पे कोई चार्ज नहीं आया। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो सिंगल बॉन्ड, इस पे अभी भी 4 बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन पे पहले भी 4 बॉन्ड थे, इस पे अभी भी 4 बॉन्ड है, तो इस पे प्लस चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। यू कैन चेक, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नेट चार्ज 0 है। -1 + 1 0, -1 + 1 0। अब अगर नाइट्रोजन अपने गुड लिविंग टेंडेंसी के कारण अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको डाइज़ोमीथेन में भी इसी तरह की ब्रेकिंग दिखाई थी।
आपको लास्ट के प्रीवियस लेक्चर अगर देखने हैं इससे पहले जो मैंने अपलोड किए थे, तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो कार्बीन के सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं N2 अगर निकल जाएगा, तो N2 अगर निकल जाएगा तो आप देख पा रहे हैं, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, एल्काइल नाइट्रीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये जो डीकम्पोजिशन होता है इसको हम दो तरह से बताते हैं, एक को बोलते हैं फोटोलाइसिस और एक को बोलते हैं पायरोलाइसिस। यानी कि अगर आप इस एल्काइल एजाइड को हीट करते हो या H न्यू सनलाइट में रखते हो, इन दोनों प्रोसेस में ये टूटकर N2 गैस निकल जाती है और एल्काइल नाइट्रीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से एसाइल नाइट्रीन, इसी तरह से फिनाइल नाइट्रीन, इसी तरह से साइक्लो एल्काइल नाइट्रीन की फॉर्मेशन भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एल्फा एलिमिनेशन। एल्फा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन दो टाइप के होते हैं मेनली, एक को बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन, एक को बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब 1-2 एलिमिनेशन में क्या होता है, दो एडजेसेंट एटम में से दो ग्रुप रिमूव होते हैं और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि आप एल्कीन बनाते हो, आप एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाते हो ना, आप एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाते हो जब, तो एक X निकलता है इस एटम से, अल्फा से, और इसके साथ वाले को बोलते हैं बीटा। तो इस तरह के एलिमिनेशन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसमें जनरली या तो साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है या डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, एक ही एटम से दोनों ग्रुप रिमूव होते हैं, इसलिए इसको 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल किसका होता है, इसका अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो अगर मैं बात करता हूं 1-1 एलिमिनेशन की, तो ये एलिमिनेशन किस तरह के ग्रुप शो करते हैं, ये एलिमिनेशन इस तरह के ग्रुप शो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ इधर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और मोस्टली लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं। तो ये H कंपैरेटिवली क्या होता है, एसिडिक H होता है। जहां तक इसका सवाल है R का, तो R सिंपल एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एसाइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। और जो L है लिविंग ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन हो तो बेटर होता है। तो इसकी जगह पे क्या क्या हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, इसके जगह पर एसीटेट हो सकता है, इसके जगह पर वो सारे नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं। इस बात पे मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से कराऊं तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा क्योंकि ये एसिडिक H है। और अगर वाटर निकल जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा RnL, एक लोन पे तो पहले था ही, एक एक्स्ट्रा आती चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। इस कंडीशन को आप पहचान लो बच्चों, ये आपके इस पूरी नाइट्रीन में बहुत काम आने वाली है कि जब भी आप देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ में कोई ठीक ठाक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये स्टेप स्पॉन्टेनियस स्टेप है जो मैं लिख रहा हूं, ये हमेशा करना है। ये लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा L नेगेटिव की फॉर्म में, तो क्या आपको वापस उसी तरह की एल्काइल नाइट्रीन देखने को नहीं मिल जाएगी क्या, यस। तो नाइट्रीन बनाने के ये दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड्स को याद रखना है कि अगर मैं एजाइड को हीट करूं या एजाइड को का फोटोलाइसिस करूं तो N2 गैस निकलती है और नाइट्रीन बन जाती है। या मैं किसी ऐसे कंपाउंड को बेस के साथ ट्रीट करूं जिसमें एक तरफ लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो, एक तरफ R लगा हो, और मैं बोल चुका हूं R क्या क्या हो सकता है, R आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, R आपका फिनाइल ग्रुप हो सकता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला उतना बढ़िया होता है, एसाइल ग्रुप हो सकता है, तो R साइक्लो एल्काइल ग्रुप, इनमें से कुछ भी R हो सकता है। और जहां तक लिविंग ग्रुप का सवाल है, लिविंग ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप हो तो बहुत अच्छा है, Br नेगेटिव हो सकता है, OCO-CH3 नेगेटिव हो सकता है, OSO-CF3 नेगेटिव हो सकता है। वो सारे ग्रुप हो सकते हैं जिनका कोरस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग है, वो सारे हो सकते हैं जिनका कोरस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग है। हालांकि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस बेस पर हम इनको स्ट्रॉन्ग और वीक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग और पुअर कहते हैं, सॉरी मैं एक छोटी सी बात बता के इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। लिविंग ग्रुप वो है जो निकलता है नेगेटिव आयन के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। दोबारा से, जैसे मान लो HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ को हटा दो, I नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ को हटा दो, Br नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सल्फोनिक एसिड CF3SO3H अच्छा एसिड है, H+ हटा दो तो ये वाला आयन बन जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में से प्रोटॉन हटाने के बाद में जो स्पीशीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस। और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल में भी कर चुके हैं कि कॉन्जुगेटेड बेस मस्ट बी मोर एंड मोर स्टेबलाइज, इट शुड स्टेबलाइज इट्स नेगेटिव चार्ज बाय एनी मीन। इट मे स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और माइनस आई इफेक्ट और एनीथिंग एल्स, ये कैसे मर्जी स्टेबलाइज करे। अगर एसिड में से प्रोटॉन निकलने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना है, अगर उसने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया तो ऐसा नेगेटिव आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि लीव करने के बाद वो अपने आप को स्टेबल रख सकता है ना। तो HBr अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए क्योंकि H+ निकलने के बाद Br नेगेटिव स्टेबल बन सकता है, इसलिए H+ रिलीज करना अफोर्ड कर सकता है। सल्फोनिक एसिड एक अच्छा एसिड है, क्यों? क्योंकि H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन बनता है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा रेजोनेंस के कारण, और वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो जिस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है बाय एनी मीन, वो एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो नेगेटिव पार्ट आप लोग लिखते हो वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैंने बोला कि Br नेगेटिव, ये सारे के सारे आयन जो नेगेटिव आयन है वो अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। तो इस तरह से हम 19 में दो तरह से 19 की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन और आगे की रिएक्शन आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पंकज भारद्वाज को सब्सक्राइब करें। आपको ये लेक्चर खत्म होते ही इस तरफ कहीं मेरी पिक दिखेगी, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अपलोडेड वीडियो आपको आते रहेंगे। मैं जिस सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा उसी सेकंड आपके मोबाइल पर वो इंडिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। आपने इस चैनल को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।